नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका क्विक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम लोगों ने पहले अपना एक आपको आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके लिए यूपीपी के रिगार्डिंग सबसे पहले पॉलिटी का जितना भी इम्पोर्टेंट क्लास होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, उन सब में हमारी टीम बहुत अथक प्रयास के बाद एक 25 का जो क्वेश्चन का सीरीज है वो आपके लिए आज हम लोग पहला सीरीज लेके आए हैं। इसी क्रम में आगे भी आपको देखने को मिलता रहेगा और इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि हम किसी भी अवस्था में आपको 15 से 16 तारीख तक, जो आपके एग्ज़ाम के पहले का डेट है, उससे पहले आपको एमसीक्यू पॉलिटी संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने रख दे और आपको करवा दे। अब स्टार्ट करते हुए देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, उसे हम आज देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जिसे अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा और बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। इन सभी पर आज डिस्कस करेंगे, इन सब पर हम लोग एक गहन चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि इससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे, कहीं भी छूटने नहीं चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसे देखिए। भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज 25 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 4 से 15 वर्ष, इन चारों में आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। मुझे पता है आप इसका ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसका उत्तर ए होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे पहले राज्य के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 21 क में इसका प्रावधान किया गया है। अगर इसकी बात हम करें और इसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 क में प्राथमिक शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार बना दिया गया। यानी अब आपका कहीं कहीं क्वेश्चन आता है इस तरह से कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो मूल अधिकार है, इसे आप याद रखें। और भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का जो अधिकार मिला है वो बेसिक राइट्स है, मतलब एक तरह से मूल अधिकार के बाहर है। मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिकार जो है वो मूल अधिकार में रखा गया है, जो कि 2002 के 21 क में प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष में 86वें संविधान संशोधन में लाया गया था। इसे आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर, सबसे स्टार्टिंग में ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर, आपको पता है 370 वहाँ लगा था, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह लगा था, लेकिन वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर भी लागू है। इस तरह से करते हुए आगे दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है कि संविधान में निहित है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके लिए देखिए आपको एक फैक्ट्स याद रखना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अधिकार की बात, अधिकार जो शब्द है, इस अधिकार की विवेचना या अधिकार का अस्तित्व सबसे पहले हमें जो दिखता है वो यूरोपीय कंट्रियों में दिखता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो यूरोपियन कंट्री में आपको इसका अस्तित्व देखने को मिलेगा। उसमें आपको 1215 में, स्टार्टिंग में 1215 में अधिकार नाम का एक ऐसा वर्ड जो अस्तित्व में आया, वो आपको ब्रिटेन में दिखेगा। जो ब्रिटेन में 1215 में जॉन लॉक के द्वारा इसे सबसे पहले मांगा गया था। इसका मूल अधिकार का बहुत ही पुराना एक इतिहास रहा है, जिसे हमें पूरे अच्छे समझने की जरूरत होगी। उसके बाद धीरे धीरे ये करते हुए बिल ऑफ राइट्स बना ब्रिटेन की संसद में। धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद से भारत पहुंचा। भारत जब औपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का, तब आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारे द्वारा इसकी मांग की गई है। सबसे स्टार्टिंग में 1895 में की गई, उसके बाद 1917-18 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई। उसके आगे बढ़ेंगे तो 1934 में महात्मा गांधी के द्वारा भी की गई, 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भी गुलमेज सम्मेलन में की गई थी। लेकिन 1935 के अधिनियम में, जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के 250 से ज़्यादा अनुच्छेद जो आज के भारतीय संविधान में हमने सम्मिलित किए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन उसमें मूल अधिकार नहीं था।
हमारे मूल अधिकारों की विवेचना अगर नेताओं में कहेंगे, जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उनमें मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट 1929 में जो पेश हुई थी, उसमें 19 प्रकार के अधिकारों की विवेचना की गई थी। यानी अधिकार का पुराना हमारे पास, एक कह सकते हैं कि अधिकार का हमारे पास बहुत ही पुराना इतिहास है। आइए इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार के अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो कि संविधान में निहित है। आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि कौन से देश से हमने ये प्रेरणा प्राप्त की है। इस तरह के प्रश्नों में पहले भी मैंने कहा है कि पॉलिटी एक शब्दों का खेल है। शब्द अगर आप समझ लेते हैं तो पॉलिटी में आपको कोई समस्या नहीं होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान किए गए जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कुछ विशिष्ट कानूनों से सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। यहीं पे हम अगर इसको अच्छे तरीके से उधेड़ना चाहें तो उधेड़ सकते हैं। देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, इसी तरह करते हुए 29, 30 और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। ये जितने भी थॉट्स और ये जितने भी हमारी विशेषताएं हैं जो संविधान के मूल अधिकार में सम्मिलित किए गए हैं, इनको हमने अमेरिका से लिया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस में हमने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी के रिगार्डिंग है, इसलिए इसे ध्यान से करिएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। इसमें बहुत बड़ा ऐसा कुछ लॉजिक है भी नहीं जो याद करने वाला है। भाग 3 में है, इसे आप याद रखिएगा। भाग 1 में अगर आप देखते हैं, भाग 1 की बात करेंगे, भाग 1 को देखेंगे, भाग 1 में आपका 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया हुआ है, संघ शासित और प्रदेशों के सीमा क्षेत्र, इन सब का विवरण है। अगर आप भाग 4 में जाएंगे, भाग 4 है ये, तो भाग 4 में आपको मिलेगा 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी, और दूसरा नागरिकता से संबंधित है। तो तीसरा आपका बचा जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार संबंधित। यानी मूल अधिकार में मूल अधिकार की विवेचना आपको 12 से 35 जो है वो भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इसे आपको याद रखना है। संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए ये आपको बताना है। कंबाइंड करके इस प्रश्न को लाया गया है कि आपको मौलिक अधिकार भी पता होना चाहिए और मौलिक कर्तव्य भी पता होना चाहिए, तभी इसका प्रश्न का आप उत्तर सही दे पाएंगे। क्रमशः 6 और 11, क्रमशः 7 और 10, क्रमशः 7 और 11, क्रमशः 8 और 10। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। अगर आपने कौन कौन सा भाग पढ़ा है, भाग 3 पढ़ा है, संविधान का भाग 3 पढ़ा है और 12 से 35 पढ़ा है, भाग 3 12 से 35, तो आपको मूल अधिकार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप भाग 4 क पढ़ा है या ए पढ़ा है, जो भी भाग 4 ए या भाग 4 क अगर आप पढ़ा है तो इसमें आपको मिल जाएगा कितना, टोटल मौलिक कर्तव्यों की जानकारी। तो आपको क्रमशः 6 और 11 हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप दोनों किए होंगे, दोनों पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और मुझे विश्वास है कि आप इस तरह के प्रश्नों में नहीं फंसेंगे। इस तरह के प्रश्नों में ऐसा कुछ नहीं है जो करने लायक हो और जिसमें स्टूडेंट जो पढ़ा हो, ऊपर भी पढ़ा हो पॉलिटी, तो उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं है कि जिसमें वो परेशानी में आए। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं तथा 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में वर्णन है। ठीक है, अगर आप मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। इस बात को याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। और इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप कहेंगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट रूस या रसिया में
पहले से प्रचलन में था, जिसे लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है, यह आपको बताना है। बलात् श्रम और बाल श्रम दो होते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 23 और 24 ये जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, मूल अधिकार में वर्णन है इसका। इस 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है। इसी में बलात् श्रम और बाल श्रम को रखा गया है। याद करने के लिए आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में कौन सा, बलात् श्रम का निषेध पर जोर देता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही बलात् श्रम और बाल श्रम दोनों है। बलात् का मतलब है बंधुआ मजदूरी और सभी प्रकार के जो बड़े हों, जिनकी एज 18 साल से ऊपर हों, उनसे उनके साथ भी आप किसी प्रकार का शोषण करके कोई कार्य, कोई ऐसा कार्य जो कि इलीगल हो, नहीं करा सकते हैं। उनके अगर आप उनसे श्रम कराते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं, तो उनके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, या खाने और पीने पर ही केवल और रहने के निवास स्थान को ही देकर उनके मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, उसे शोषण कहा जा रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 18 से ऊपर के व्यक्ति के लिए बलात् श्रम यूज किया गया है, और बच्चों के लिए जो 14 साल के नीचे के बच्चे हैं, 6 साल से 14 साल के नीचे के बच्चे हैं या उनसे भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बाल श्रम का यूज किया गया है, वर्ड का, शब्द का प्रयोग किया गया है। बलात् श्रम कैसे याद रखना है, बलात् श्रम कौन है, बाल श्रम कौन है। 23 में बलात् है, 24 में बाल श्रम है। पहले पिताजी आएंगे फिर बच्चा आएगा, उसी तरह से आप याद कर लीजिए। बड़ों के लिए पहले बलात् श्रम रखा गया है 23 में, और 24 में रखा गया है बाल श्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और मानव के दुर्व्यापार और इसी तरह के अन्य बलात् श्रम निषिद्ध हैं। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस बात को याद रखिएगा, कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये देखिए। कुछ विशेष प्रकार के रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त हैं। अलग अलग अनुच्छेदों में उनके पास शक्ति है। किसी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर हनन होता है तो उस प्रकार के रिट का उन अनुच्छेदों के अनुसार प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को मूल अधिकार संबंधित उपचार दिला सकते हैं। उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो ये हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका होगा उत्तर 226, आर्टिकल 226। और अगर सुप्रीम कोर्ट होता यहां पर, उच्चतम न्यायालय होता, तो उसके लिए आपको याद रखना है अनुच्छेद 32। ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें कोर्ट किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार के संबंध में कोई अगर वाद या विवाद आता है तो उनके पास 5 प्रकार के रिट हैं। उन 5 प्रकार के रिटों को वो जारी कर सकते हैं अपने इस आर्टिकल और इस अनुच्छेद का प्रयोग करके। इस बात को आपको याद रखना है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संविधान में दिए गए, भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार का संरक्षक की उपाधि दी गई है, संरक्षक की संज्ञा दी गई है, गार्जियन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जो अभी आपको मैंने बताया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? अभी कुछ देर पहले बात हुई है, आप अगर इस शब्दों को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को उस प्रकार के कार्य को, जिस प्रकार के कार्य करने के लिए उपयोगी नहीं है, योग्य नहीं है, उनको शोषण उनका ना हो सके, इसके लिए रोकता है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 24, 26, 23 और 25। अब आपका उत्तर क्या होगा ये आप ध्यान से देखिए। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226, ये वाला तो हो गया है, सॉरी, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 24 ए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बलात् श्रम और बाल श्रम, पहले पिताजी आएंगे फिर बच्चा आएगा। तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो 23 में पिताजी यानी बलात् श्रम और 24 में बाल श्रम। तो आइए इसके आगे चलते हैं।
इस प्रश्न में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आप कहें तो इसको डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप कहें तो 24 में हो गया आपका बलात् श्रम, 24 में हो गया बाल श्रम, 26 में हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का, 23 में हो गया बलात् श्रम और 25 में फिर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में आदि में नियोजित करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। यानी बड़ों की बात 23 में, बच्चों की बात 24 में की गई है। इसे ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। यानी आपको जो यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 19 में, वो किससे संबंधित है? केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत से, भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। आपको इसका उत्तर अभी भी समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ का है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार में इसका विवरण मिलता है। आइए इसको पूरा तरह से आपको याद कराते हैं अच्छे तरीका से। ये देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। याद रखिएगा, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकारों में ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं। ये टाइप की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। इसी में एक था 19F जिसको हटा दिया गया, ठीक है। 19F में संपत्ति का अधिकार था, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। अब हम यहां पर आपको इसको याद करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये पूछता है, इसलिए। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ए से एवाक, ऐसे कर लीजिए, एवाक, वाक मतलब चलना या बोलना, इस तरह से पढ़ लीजिए। ए से एवाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता या शांतिपूर्वक सभा बुलाने की स्वतंत्रता, तो बुलाने से बी हो गया। संघ बनाना, संघ की अंग्रेजी सी होती है, सी कमेटी होती है, कमेटी का पहला वर्ड सी होता है, तो संघ मतलब सी, कमेटी बनाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो उसके लिए आपको हिलना डोलना पड़ेगा, ठीक है, पहले हिलना डोलना पड़ेगा, तो यहाँ डोलने की स्वतंत्रता आप समझ सकते हैं। तो डी से डोलने की स्वतंत्रता, ई से स्टेब्लिशमेंट, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, तो स्टेब्लिशमेंट यानी ई से कहीं निवास करने की स्वतंत्रता। जी से जीविका, सीधे सीधे आप कनेक्ट कर दीजिए, जी से जीविका, जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। और एफ में जो था पहले अनुच्छेद 19F, एफ क्या हो गया? अब नहीं है तो फॉल्स, झूठा हो गया, संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए आगे चलते हैं और अगला स्लाइड्स देखते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, यह आपको बताना है। भारत में आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, अभी हमने चर्चा किया तुरंत। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहीं पर एक बार और आर्टिकल पे ध्यान डाल देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी 19 से 22 की बात हो रही है, अनुच्छेद 19 से 22 की बात हो रही है। समता का अधिकार 14 से 18 की बात हो रही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 और 24 की बात हो रही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपकी अनुच्छेद 32 की बात हो रही है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो अभी हमने बात किया स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें? 19D में। डोलना पड़ेगा भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करना पड़ेगा, डोलना पड़ेगा, इसलिए डी से डोलना, ठीक है। भारत में कहीं भी आ जाने की आपको स्वतंत्रता है, इसीलिए आपको कहीं रोका नहीं जाता है इन्हीं प्रकार की स्वतंत्रताओं के कारण, ठीक है। कोई भी प्रशासन आपको नहीं रोकता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)D प्रत्येक नागरिकों को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है, न कि निजी व्यक्तियों से, ठीक है, इसे याद रखिएगा, न कि निजी व्यक्तियों से। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य नीति के निदेशित सिद्धांत, DPSP। अब आपको बताना है अनुच्छेद 20
तो आपको सीधे सीधे अगर फंडामेंटल राइट्स याद है 12 से 35 तक, तो फंडामेंटल राइट्स होगा। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको कंफ्यूज करने वाला हो। 36 से 51 है डीपीएसपी, भारतीय नागरिकों का अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध गारंटी है, यानी राज्य उस पर कंट्रोल करना चाहे या राज्य आपको दबाना चाहे या राज्य आपके कुछ ऐसे अधिकारों का हनन करना चाहे तो आप मौलिक अधिकार का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जब इसमें पढ़ते हुए आएंगे, राज्य मूल अधिकारों की विवेचना को ध्यान से देखते हुए आएंगे, तो आपको दिखेगा कि मूल अधिकार भारत में दिए गए भारतीय संविधान में मूल अधिकार राज्यों के प्रति नकारात्मक विचारधारा है, यानी हमारे लिए सकारात्मक और राज्य को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब इसका स्लाइड देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 के तहत 3 स्वतंत्रता का प्रावधान है। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह तीनों प्रकार के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। इसे हम थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझा दें। किसी भी व्यक्ति के अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, मतलब उसने जो अपराध किया उसे एक ही बार सजा मिलेगी। बार बार उसको बुला के किसी भी दिन ऐसे करके एक्स्ट्रा टाइम डिफरेंस बढ़ा के आप अपनी मर्जी से सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी तरह की सजा मिलेगी। सपोज करिए कि अभी आपने अपराध किया और उस अपराध की सजा में 2 साल का है, तो आपको उस समय किए गए अपराध के लिए 2 साल की सजा मिलेगी। भले अगले दिन कोई अपराध करता है और सुबह सजा को बदल दिया गया, अब 5 साल होगी, तो उस व्यक्ति को जो सुबह के बाद अपराध करेगा उसे 5 साल सजा मिलेगी, न कि आपने भी सेम अपराध किया है तो आपको 2 साल की जगह 5 साल कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस समय आपने अपराध किया उस समय की सजा का प्रावधान 2 वर्ष था, इसलिए 2 वर्ष ही आपको मिलेगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी याद रखिए, सीआरपीसी, यूपीपी अच्छी बात है, यूपीपी में उस तरह के प्रावधान नहीं रखेंगे सिलेबस में, लेकिन यूपीएसआई जो आने वाला है उसमें आपको 12 प्रकार के कानून अलग से पढ़ने हैं उसके एग्जाम में, इसलिए उसके लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयार रहें। हमारी टीम उस पर भी काम करेगी। सीआरपीसी के धारा 160 में यह कहा गया है किसी व्यक्ति के स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। उसके लिए गवाह को कैसे ट्रीट करना है उसके लिए पुलिस प्रशासन को सारी हिदायत 160 धारा 160 में दी गई है सीआरपीसी में। ठीक है, 1973। चलिए, अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कभी कभी ज़्यादा डिटेल में चले जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 11वां प्रश्न। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत हैं, वे निरंकुश नहीं हैं लेकिन परिमित हैं, वे अलंघनीय या स्थायी हैं, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पॉलिटी में देखिए इसी प्रकार के शब्दों से आपको फंसाया जाता है। कोई भी प्रश्न जो आपको देखने में बहुत भारी भरकम लगता है उसका कारण यही है कि पॉलिटी में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों का अर्थ हमें समझना होता है। जब इस तरह के शब्द आपको देखने को मिले किसी भी प्रश्न में और आपको उसमें कंफ्यूजन हो, भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो आप उनमें अंग्रेजी जो ट्रांसलेट है उसको एक बार देख लें, तो हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स आपको उसमें देखने को मिल जाए जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत, नहीं समझ में आ रहा है अगर प्रत्याभूत, तो दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एकदम सही है। वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन परिमित है, मिलता है, यह बात कही जा रही है। वे अलंघनीय या स्थायी है, दे आर इनवोलेबल और परमानेंट, मतलब स्थायी भी हो सकता है और उल्लंघनीय भी नहीं हो सकता है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो देखिए यहां पर तो हमें जो दिख रहा है जो सही कथन है वो ये वाला, आपको भी समझ में आ रहा होगा, सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित है, अभी मैंने बताया अनुच्छेद 226 और 32 मिला हुआ है, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर मूल अधिकार का आपका हनन होता है तो। वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट फाइनाइट, हाँ निरंकुश नहीं है लेकिन हमें कुछ हद तक मिला हुआ है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को आगे अग्रसर करते आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सी वाला, यह अलंघनीय और स्थायी है, दे आर इनवोलेबल और परमानेंट, नहीं ऐसा नहीं है। किसी किसी परिस्थिति में आपके मूल अधिकारों को स्थायी किया जाता है, मूल अधिकारों को छीना जाता है आपसे। केवल 2 प्रकार के मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको नहीं छीना जाता, उसमें भी मुख्य रूप से एक प्रकार का अधिकार ऐसा है अगर आप कहेंगे तो किसी भी व्यवस्था में आपसे नहीं लिया जाता है, अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो उसके अलावा जितने भी हैं वो सब आपसे एक विशेष परिस्थिति में लिए जा सकते हैं, ये बात कही जाती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे कौन सा स्लाइड्स में क्या है, देखिए।
मूल भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार हैं, सी वाला उत्तर सही है आपका। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में सभी 6 मौलिक अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्याभूत हैं। इनमें निरंकुश का अभाव और ये परिमित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। वही बातें कही जा रही हैं जो इससे पहले हम आपको बता रहे थे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? फिर उसी प्रकार का प्रश्न है जो आप इससे पहले कर रहे थे, बलात् श्रम और बाल श्रम, अनुच्छेद 23 और 24। इन दोनों में आपको जानकारी होगा तो आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि बच्चों रोजगार पर निषेध करता है और वो किस में है? फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य की नीति नहीं सकता, तो इसमें आपको पढ़ना है, ये वाला आप अच्छे से पढ़ना है। इसमें 36 से 51 ये आपको डीपीएसपी की बात कही गई है, जो राज्य को, किसी विशेष राज्य को, जितने भी भारत में राज्य हैं उनको भारतीय संविधान के द्वारा एक मार्गदर्शन है, मतलब किस प्रकार से हम अपने राज्य को चला सकते हैं। यानी शुरुआत में भी लगता था कि हो सकता है ऐसा व्यक्ति उस गद्दी पे बैठ जाए जिसे कुछ भी ऐसी अवस्था न पता हो कि कैसे अपने राज्य को संचार करना है, तो उसके लिए भी भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कुछ मार्गदर्शन वाले प्रक्रिया रखी है, जिसे हमने 36 से 51 तक पढ़ना है। चलिए आगे आइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में अन्य जगहों पर जोखिम भरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 नागरिकों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बाल श्रम। आप देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान, जबरदस्त क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है, के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। यानी इंटरनेट की जो सेवा आपको मिलती है, जिस पे आप देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, उन सभी प्रकार की चीज़ों के लिए आपको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। इंटरनेट आपको चलाने से किस प्रकार से रोका जा सकता है वो आपके मौलिक अधिकार में डाला गया है, इसे आपको यहाँ समझना है। 13 में जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। अब आपको बताना है, ये प्रश्न आपके सामने है और ध्यान से देखिए और खुद से जज कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 19, 17, 21, 34। आइए एक बार इसका उधेर बुधेर करते हैं। अनुच्छेद 19, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कहां से कहां? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता निषेध। ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी किसी भी अवस्था में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी अवस्था में प्रशासन या सरकार आपकी कुछ विशेष अवस्था जो प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध न हो, उनके अलावा किसी भी अन्य अवस्था में आपसे प्राण हरण नहीं कर सकती। इसके लिए अनुच्छेद 21 आपको मिला है। अनुच्छेद 34 ये मार्शल लॉ से संबंधित है। 34 में आप ज़्यादातर लोग 12 से 35 में 14 से लेकर 32 पढ़ते हैं। 33, 34, 35 क्या है, 33, 34, 35 क्या है, उसे पढ़ने में जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है। मार्शल लॉ है, उन सब से किस अवस्था में आपका मूल अधिकार आपसे लिया जा सकता है, वो सारी विवेचना 33, 34, 35 में की गई। कौन सी विशिष्ट अवस्था बनती है, कैसे होता है, वो सारी जानकारी है। उससे प्रश्न बहुत अच्छे खासे आते हैं, उसे भी पढ़ा करें और उसे भी देखा करें। अभी क्लासेस हम लेंगे तो उसको भी आपको बताएंगे। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ बताया गया है। इसका उत्तर है ए, कश्मीर में लागू इंटरनेट प्रतिबंधन को ध्यान देते हुए 10 जनवरी 2020 को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरनेट संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, अर्थात यह जीने के हक जैसा जरूरी है। याद रखिए, जीने के हक जैसा जरूरी है। ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, वो बहुत ही बड़ा है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है। अलग अलग छोटे छोटे संविधान संशोधन करा के बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है। निजता का अधिकार रखा गया है, एक स्वस्थ वातावरण में आपको जीने का अधिकार रखा गया है, स्वस्थ
पानी पीने का अधिकार, वायु का अधिकार, ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य का अधिकार, सब कुछ उसी में रखा गया है। सूचना का भी अधिकार उसी में रखा गया है। तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो इंटरनेट पर जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, अब इस पर अगर सरकार कोई पाबंदी लगाती है तो उसके लिए सरकार को पहले विचार करना पड़ेगा। ऐसी कोई परिस्थिति दिखानी पड़ेगी जिस परिस्थिति के अनुसार बाध्य हो इंटरनेट, जो देश के हित में उस समय इंटरनेट का प्रसार न हो, तब जाकर वहां पर क्या लगाया जा सकता है, इंटरनेट पे प्रतिबंध। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संघ बनाना, एक सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का ये हमको लगता है। भारत में संघ बनाना, अब इसमें देखिए कंफ्यूजन होगा आपको। भारत में संघ बनाना क्या है? मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ये आपको दिखेगा, विधिक अधिकार भी दिखेगा। अगर कोई रोकता है तो आपको लगेगा कानून के पास चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप वहां बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद पर 19C के अनुच्छेद का आप बोलेंगे उल्लंघन है सर, तो मौलिक अधिकार को दिखा रहे हैं। तो वो विधिक अधिकार मतलब ये नहीं कि आप विधि के सामने समक्ष आ रहे तो विधिक अधिकार हो गया, नहीं, वो मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स है। प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स भी नहीं है, ठीक है, नेचुरल राइट्स नहीं है। अमेरिका से, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है कि लिया गया है। लिया गया है का मतलब उनकी ज़्यादातर शैली को अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल राइट्स है। वहाँ पर कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार, जो आपके यहाँ मूल अधिकार है वहाँ पर वो प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स है। इस मामले में भारतीय संविधान से ज़्यादा ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान में शुरुआत से ही अधिकार के प्रति लोग ज़्यादा सजग और जागरूक थे। इसके लिए उन्हें कहा जा रहा है प्राकृतिक अधिकार है, और कुछ नहीं है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार, यानी ये सारे ऐसे अधिकार है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप याद रखिए कहाँ पे इसका विवरण है। संघ बनाना तो 19C में है, इसलिए ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए भारत में सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समिति गठित करने का अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19C द्वारा सभी को प्रदत्त है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। इसके आधार भारत की एकता और संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता, यही आधार होंगे। इसी आधार पर किसी के संघ बनाने को रोका जा सकता है, और कोई आधार नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा आप संघ बनाते हैं जिससे भारत की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचे, उनका अहित हो। दूसरा, आपके संप्रभुता, संप्रभुता समझते हैं? संप्रभुता एक वर्ड है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। संप्रभुता मतलब आप खुद प्रभुत्व संपन्न हो, आप किसी भी प्रकार के विवाद में स्वयं का निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, आपके ऊपर कोई तीसरा न बैठा हो। प्रभुता का मतलब यही है, संप्रभुता। सार्वजनिक आदेश और नैतिकता, नैतिकता आधार पर भी वो गड़बड़ न हो, किसी विशेष धर्म या प्रचार प्रसार में कुछ ऐसी बातें न कही जाएं जिससे कि दूसरे विशेष धर्म को उससे किसी प्रकार का आपत्ति हो। इन आधार पर केवल आपको संघ बनाने से रोका जा सकता है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा मुद्दे में बना रहता है, और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। आइए बताइए इनमें किस लिए इंपॉर्टेंट है। पूंजीवाद के सिद्धांत बनाए रखना, टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, मिथ्याविता के सिद्धांत को बनाए रखना, संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना। संघवाद, राज्यों का समूह बना रहे, ऐसा आपके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों, इन सभी ऑप्शन में कोई फंसाने वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता इससे ही संबंधित है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, क्योंकि भारत किसी भी धर्म का विशेष समर्थन नहीं करता। इस प्रश्न को यूपीएससी में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया था कि भारतीय संविधान में विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता, उसी के आगे जोड़ दिया गया था कॉमा लगा के, विशेष धर्म का पुरजोर विरोध करता है। तो याद रखिएगा, किसी भी धर्म का न समर्थन करता है न किसी भी धर्म का विरोध करता है। दोनों बातें एक दूसरे से सापेक्ष हैं, और उसमें कूट वाले प्रश्न में पूछा था कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का एकमात्र उद्देश्य है। पंथ निरपेक्ष आपकी प्रस्तावना में याद होगा आपको किया गया है। भारत, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना
संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इसे और अधिक महत्व दिया गया है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 में रखे गए हैं। राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, किसी धर्म को विशेष संरक्षण न दिया जाएगा और सभी धर्मों के प्रति समानता, तटस्थता, निष्पक्षता रखी जाएगी। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन करंट में बहुत दिन चला था। ठीक है, आइए देखिए। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में घोषित किया। आपको 9 न्यायाधीशों की जो बेंच थी, संवैधानिक पीठ थी, उसके बारे में बताना है। एच.जे. कानिया, दीपक मिश्रा, जे.एस. खेहर, टी.एस. ठाकुर। अब इसमें देखिए ये चारों के चारों क्या हैं, सबसे पहले समझ लीजिए इन चारों ऑप्शन को। इन चारों ऑप्शन ये कभी ना कभी न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश रहे हैं, कोई सीजेआई रहे हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको आपको खुद से याद करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक दो बता देता हूँ, नहीं आप कहेंगे बता नहीं रहे सर। 43वें, 44वें, 45वें कौन थे, ये आपको खुद निकाल के इसको रखना है कि आपको ये हमेशा याद रहे और किसी प्रकार से कहीं पूछा जाए तो आप बता देंगे। तो इसमें जितने भी जज हैं ये सभी न्यायाधीश रहे हैं, सीजेआई रहे हैं। ठीक है, कोई 43वां है, कोई 44वां है, कोई 45वां है। ठीक है, ये आपको खुद से खोजना है। आइए अब आपको बताना है इसमें कौन से 9 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ का कौन नेतृत्व करता था, यानी उनका जो प्रमुख था, सीजेआई था उस समय कौन था। तो एच.जे. कानिया, जे.एस. खेहर, टी.एस. ठाकुर, दीपक मिश्रा। अब इसमें उत्तर आपको पता होगा, तो आप अभी तक उत्तर दे चुके होंगे। सी इसका उत्तर सही होगा। आइए इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं, डिटेल इसके बारे में देखते हैं। आइए, 24 अगस्त 2017 को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। अब क्या मैटर था इसमें जिसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है? प्रधान न्यायाधीशों जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ के सभी 9 सदस्यों ने एक स्वर में निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। ठीक है, यह फैसला विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया था। यानी जो हमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ऐसी प्लानिंग हमारे लिए की जाती है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, उसमें अनिवार्य रूप से आधार कार्ड देना आवश्यक था। उसके लिए इसको चुनौती दी गई थी और याचिका लाया गया था कि अगर हम आधार कार्ड हर योजना में लगाते हैं, किसी व्यक्ति के पास गया, उसका कोई ऑथराइजेशन नहीं है और केवल वो उसी योजना के लिए, उसी केंद्र सरकार या किसी के लिए जन कल्याण कार्यक्रमों के लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया हो, तो उसके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा जिससे हमारे निजता का पूरा उल्लंघन होगा। हमारी निजी चीज़ें आधार कार्ड में होती है जो उसे पता होगी, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें लाई गई थी, चुनौती दी गई थी इस याचिका पर। याद रखना है जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, 9 जजों की पीठ थी। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास क्या है भैया, इसमें से अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बताना है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नागरिकों के पास इनमें से चारों चीज में से क्या है ऐसा? अपना पसंदीदा धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, मानवीय गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता है, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आइए यहाँ भी एक बार रिवाइज करिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता 19D, स्वतंत्रता का अधिकार। मानवीय गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता ये भी है, अनुच्छेद 19 में ही रखा गया है, याद रखिएगा। अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता ये है आपका अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है इसका क्या उत्तर होना चाहिए? आइए देखते हैं, आप अपना अंदाजा लगाए रखिए, आगे देखते हैं कि क्या उत्तर इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन मिलता है, यानी ए वाला उत्तर सही था भैया। इसके अनुच्छेद 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, या इसे एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए रूप में स्थापित करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही यह है
कि यदि आज हम किसी धर्म को, विशेष धर्म को अपनाए हुए हैं, कल हमें किसी प्रकार की असंगति या किसी प्रकार से हमारा मन ऐसा होता है जिससे कि हमें वो उस धर्म को छोड़ना है और किसी विशेष धर्म को अपनाना है, तो हम अपना सकते हैं। उसके लिए अनुच्छेद 25 हमारे पास है और हम अपना सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। ये हमारा मूल अधिकार है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया भैया, इससे पहले बहुत बार आपने किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 29 से 30, धार्मिक शिक्षा, अल्पसंख्यक संस्कृति, प्रचार प्रसार। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहां पे आ गया भैया, ये देख लो, ये वाला उत्तर आपका सही है। अनुच्छेद 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। इस क्रम में आपको घोल के पी जाना है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज लाए गए हैं, मैं एक दो प्रयास और कर रहा हूं कि एक दो पार्ट में और आपको डिटेल में इसके टोटल, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो ज़्यादातर रीट वाले भी प्रश्न होंगे, उन सबको कर लिया जाए। लेकिन आज तो जो भी आपके सामने है इसे घोल के पी जाना है। चलिए आगे चलते हैं। इसका डिटेल उतना तो आपको देखना है नहीं, लेकिन देख लीजिए, स्लाइड बना है, पैसा खर्च हुआ है, देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 देश के सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध है। कारखानों में बाल श्रम निषिद्ध है। 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम है और 24 में कारखानों में बाल श्रम है, बच्चों के लिए रोका गया है। इससे पहले भी हमने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो हमसे नाराज ही है आज, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित में कौन सा प्रादेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुल डिटेन्ड इन प्रिजन? आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, उसका बयान भी दर्ज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी जा रही है परिवार या अभिभावकों को कि कब उसे छोड़ा जाएगा, तो उसे हम कह सकते हैं अनलॉफुल डिटेन्ड। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से जेल में रखना। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि उस व्यक्ति के कौन से मूल अधिकार का हनन हो रहा है और कोर्ट चाहेगी तो किस अनुसार, कौन से अधिकार का प्रयोग करके, कौन से रिट का प्रयोग करके उस व्यक्ति को न्याय दिलाएगी। तो याद रखिए, इन पे हम एक डिटेल क्लास सोचिए 10 मिनट का, 15 मिनट का आपको देंगे, इसलिए अभी इस पे ज़्यादा डिस्कस होना संभव इसलिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, इसका उत्तर देखिए कैसे आपको दिखाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। उसके अलावा जो आप 3 और ऑप्शन देखें उस पे भी था, उस पे भी इनके पास ये ऑप्शन है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके द्वारा वो भी जो रिट हैं उनको भी जारी कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति के लिए नहीं, किसी संस्था के लिए भी है, कोई व्यक्ति के लिए भी है। आइए देखिए, जिससे बिना किसी कानूनी औचित्य एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी हो, यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसे आप याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति दोनों को जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिले हैं। ठीक है, हम रिट के बारे में क्लास लगाएंगे, अभी क्लास देंगे आपको, उसके लिए निश्चिंत रहिए, जल्द ही क्लास उसके ऊपर हम आपको 1-2 दिन में अवेलेबल करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। आ गया भैया क्वेश्चन, याद आ रहा होगा पुराने जमाने का समय कि क्या था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति हो गई है। चलिए किसके अधिकार से हुआ है, कौन सा अधिकार मिला है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। फिर आपको ऑप्शन दोहराने की, आर्टिकल दोहराने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए, समता का अधिकार में जब आप जाएंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष बोला गया है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष आप क्या हैं? समान हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में आएंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, धर्म, मूल, वंश, जाति ऐसे करके है,
धर्म, मूल, वंश, जाति, निवास, ठीक है, परंपरा आधार पर निषिद्ध, मतलब किसी को रोका नहीं जा सकता है किसी भी स्थान पर पढ़ने, लिखने, बैठने, उठने, निवास करने। इन आधारों पे किसी को आप रोक नहीं सकते कि उसका धर्म ये है, उसका मूल ये है, उसका वंश ये है, उसका परंपरा। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में कुछ विशेष अलग टाइप के जो विशेष हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, जो मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, समाज की मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा। आरक्षण आप ऐसे लिख सकते हैं, आरक्षण। 17 में आएंगे तो अस्पृश्यता मिल जाएगा। अस्पृश्यता निषेध, छुआछूत। छुआछूत लोकल भाषा है, दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। संविधान में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान के मौलिक, अच्छा 18 बच गया तो 18 भी ले लीजिए। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब पहले जो 1947 के पहले जो राजा महाराजा होते थे या जो भी पद पर बैठे लोग होते थे तो अपने नाम के पहले वो लगा लिया करते थे, नवाब, सम्राट, राजा, जो भी महाराजा। अब ऐसा नहीं है। अब आपको अपने नाम के आगे सम्राट संतोष कुमार झा नहीं लगा सकते, उसके लिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होगा। तो उपाधियों का अंत हो चुका है। कुछ विशेष लोगों को इसमें प्रावधान दिए गए हैं जो अभी भी लगा सकते हैं, रिटायर होने के बाद भी लगा सकते हैं, जैसे चिकित्सक, वकील। इन लोगों को, जो प्रोफेसर होते हैं उनके नाम के पहले डायरेक्टरेट होती है, उपाधि ली रहते हैं, इसलिए डॉक्टर लगता है। जो चिकित्सक होते हैं वो डॉक्टर बाद में भी लगता है, चाहे वो जॉब में हो, पेशेंट देखते हो ना देखते हो, तो उनके लिए वो अलग रखा गया। और सेना के कुछ अधिकारियों और सेना के जितने भी लोग हैं उनके लिए वो अपने आगे लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, सूबेदार, ये सब वर्ड लगा सकते हैं। तो इसमें से आपको अस्पृश्यता, छुआछूत कहाँ दिख रहा है? तो देखो, भारत समता का अधिकार में दिख रहा है, राइट टू इक्वालिटी में। अगर आप किसी को अस्पृश्यता, छुआछूत की नज़र से देखते हो तो समता का अधिकार कैसे फॉलो होगा, वो समान कैसे होगा? ये कॉमन सी सेंस है। कॉमन दिमाग लगाओ अपना, सोचो कि अगर हम किसी को छुआछूत के मैटर में देखते हैं और विधि के समक्ष उसे समता मानते हैं तो किस प्रकार का समान हुआ? एक समाज में उसे समानता मिल नहीं रही है और लॉ के सामने वो एकदम इक्वल है, तो इस तरह से उसे समानता का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसलिए 14 से 18 में ही अस्पृश्यता 17 में रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से घोल पी जाओ एकदम। चलो आगे देखो। अब इसी तरह करते हुए आगे चलेंगे। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो भारतीय संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक कहे जाते हैं, ठीक है। बार बार हर स्टेट एग्जाम में इसको पूछा जाता है, पूछा जाए तो एकदम खुश होकर इसको करिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा वर्ड का मतलब अधिकार पत्र होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी यही गलती से निकल जाता है, शोषण का अधिकार नहीं है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और सबसे बड़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। चलिए, अतः भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अस्पृश्यता समाप्ति, समानता का अधिकार है, ये याद रखिएगा। चलिए, अभी आपको बता दिया, आगे चलते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। समता का अधिकार के अंतर्गत है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत है? बंधुआ मजदूरी पर रोक अब तो अभी तक आप कर ही चुके होंगे। इसका उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी। बंधुआ मजदूरी, सी में। उत्तर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इससे पहले आप कर चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न पहले आ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध भी अधिकार शामिल है। इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का भी निषेध है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? यानी भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के रूप में सूची में नहीं है, उसे आपको बताना है। देखिए ध्यान से, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक समता, मुफ्त कानूनी सहायता। ओके, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अभी मैंने बताया अनुच्छेद 16। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A।
विधिक समानता, सॉरी विधिक समता, हाँ वही है समानता समता। अनुच्छेद 32 मुफ्त कानूनी सहायता नहीं है, कहाँ है बताइए कहाँ है? डीपीएसपी में है, याद रखिएगा डीपीएसपी में है। इसका उत्तर होगा कौन सा? डी। आइए देखिए डिटेल में इसको देखते हैं। आइए, मुफ्त कानूनी सहायता भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में सूचीबद्ध है। गलती से भी मत सुनिएगा, बहुत सारे पढ़ाने वाले ऐसा भी पढ़ाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A में रखा गया है, जबकि कहते हैं मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार में ही बता देते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुफ्त में आपको क्या मिलेगा? मुफ्त में कानूनी सहायता मिलेगा। नहीं, राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराती है, स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। जो वहाँ पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो आपको उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार के पास आवेदन जाता है, राज्य सरकार के अंतर्गत वो चीजें हैं। कहाँ है राज्य सरकार को मार्गदर्शन? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अनुसार अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। यह बात आप याद रखिएगा, ये मूल अधिकार में नहीं है। मूल अधिकार में संवैधानिक उपचार आपको उपलब्ध कराया जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं किसी वाद विवाद को लेकर, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। उससे संबंधित अगर आपको समस्याएं हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वकील अच्छा नहीं है, या आपके अन्य भी प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है, तो आप कोर्ट में उसे दाखिल करेंगे, कोर्ट सरकार के पास भेजेगी, सरकार अपने 39A का प्रयोग करके आपके लिए उपलब्ध कराएगी। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय है, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट? आपको बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब इसका यह मतलब है कि कोई चीज इसमें से कोई भी चीज आपको नहीं मिलता है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? वही बात है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक जो है वो राज्यों को मार्गदर्शन है। अगर राज्य उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं किसी प्रकार से, कुछ ऐसा जो आपको सेटिस्फाई नहीं करता है कि मुझे ये चीज जो 36 से 51 तक है उसमें ये नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी वाद युक्त नहीं है। प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप दिखाते हैं, लेकिन उसको उल्लंघन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आप अगर नहीं करते हैं तो आपको उस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आप कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम नहीं करेंगे, आप उसके लिए कोर्ट चले जाएं तो नहीं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अगर आपका किसी प्रकार से उल्लंघन होता है, किसी तीसरे के द्वारा उल्लंघन होता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, ठीक है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन हो। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए केवल निर्देश है, गाइड है, और इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। 24वां प्रश्न देखते हैं, लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजनीतिक पॉलिटिकल तो हो नहीं सकता। सोशल बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सोशल रूप से कोई किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता है, न उपलब्ध होने का कोई ऐसा कानून लिखा है कि हमें हर बच्चे को जो भी हमारे आसपास दिखे जो न पढ़ने वाला उसे पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कानून में इन्फोर्सेबल नहीं है। विधिक आप लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, वो बच्चा किस तरह से लड़ाई करेगा या आप पहुंच जाए कोर्ट में, तो ऐसा भी नहीं है। मूलभूत बेसिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार बेसिक राइट्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ दिखेगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो एकदम रट्टा मार लीजिए। 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत बेसिक लॉ है ये, ठीक है, बेसिक लॉ है। चलिए आगे और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? आपको यह पता ही होगा, संपत्ति का अधिकार। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। आइए और उसके पहले का भी बता देंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया है, इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। 44वें संविधान संशोधन के अन्य संशोधन कौन कौन से थे? अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए 20 और 21 को भी
42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, शामिल कर दिया था कि राष्ट्रीय आपातकाल में वो भी निलंबित। उसको 44वें संविधान संशोधन में फिर से सही किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन की जितनी भी कमियां थीं उसे पूर्ण रूप से देखा जाए, कुछ हद तक कहा जा सकता है कि 44वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के कमियों को दूर किया गया। पहले बनाया गया 42वां संविधान संशोधन जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जो असंवैधानिक थे, ठीक है, उसको सही किया गया है 44वें संविधान संशोधन में। और इससे पहले स्वायत्ता का अधिकार, राइट टू ऑटोनॉमी, ये नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो मैंने बता दिया। समानता का अधिकार अभी है आपके, इसलिए हटाया नहीं गया, संशोधन कहाँ किया गया है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी तो है 14 से 18 में। धर्म का अधिकार, राइट टू रिलीजियस है ही। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप देख के आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका 25वां मौलिक अधिकार था, सॉरी ये वाला। अब इसके पहले जितने भी हैं ये अभी आपको मिला हुआ है, केवल संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। इससे अब आप जानते हो तो अच्छी बात है, ना जानते हो तो यहाँ पे आप समझ लीजिए अनुच्छेद 19F में इसको रखा गया था जिसे हटा दिया गया। और एक अनुच्छेद में था भैया, बहुत कम लोग को पता है, किसी से भी पूछो बहुत कम बताते हैं, अनुच्छेद 31 में, 31 में। आप याद करो क्या पढ़ते हो, अनुच्छेद 29-30 पढ़ते हो, अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ते हो, अनुच्छेद 22 पढ़ते हो, 23 पढ़ते हो, लेकिन 31 नहीं पढ़ते, 32 पढ़ते हो। अब जितने भी पीपीटी आपको यहाँ पर मिले हैं 25 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व कराया गया है। अगली क्लास में आपको जल्द ही हम लोग दूसरे दिन उपलब्ध कराएंगे दूसरा सीरीज, और उसके लिए आप समर्थन देते रहें, प्यार देते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।